Happen Pharmaceuticals in association with Higher Secondary Principals Forum. नमस्कार, मेरा नाम दीप्ति अल्दोनकर रिवणकर है और मैं आवर लेडी ऑफ द रोजरी उच्च माध्यमिक विद्यालय दोनापावला में हिंदी पढ़ाती हूँ। आज हम व्याकरण के 3 चीज़ों को जानेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करूँगी रचना के अंतर्गत पत्र लेखन से, जिसके लिए 5 अंक हैं। उसके बाद हम काल परिवर्तन पढ़ेंगे, जिसके लिए 2 अंक हैं। और तीसरी चीज़ जो हम जानेंगे और वो है कारक, जिसके लिए 2 अंक हैं। तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम रचना के अंतर्गत पत्र लेखन को पढ़ेंगे, जिसके लिए आपके प्रश्न पत्रिका में 5 अंक दिए गए हैं। पत्र लेखन के बारे में थोड़ी जानकारी मैं पहले आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले ये बात आप तक पहुँचनी ज़रूरी है कि पत्र लेखन के मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं। सबसे पहले फॉर्मल लेटर, जिसको हिंदी में औपचारिक पत्र कहा जाता है, और दूसरा है अनौपचारिक पत्र, यानी जिसे अंग्रेजी में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। हमारे सिलेबस में औपचारिक पत्र या फिर फॉर्मल लेटर है। आगे हम प्रश्न का स्वरूप देखेंगे। तेजस तन्वी देसाई, शांतिनगर, पणजी, गोवा से मुख्य अभियंता, विद्युत भवन, पणजी, गोवा को बार बार बिजली जाने के कारण निर्माण होने वाली समस्याओं की शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। ये आपका विषय है। विषय को पढ़ के ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ये पत्र शिकायती पत्र है। तो जो फॉर्मल लेटर या औपचारिक पत्र आपके सिलेबस में है वह है शिकायती पत्र। शुरुआत में हम पत्र लेखन के फॉर्मेट को या फिर उसके प्रारूप को देखेंगे। आपका ध्यान यहाँ स्क्रीन पर होना ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए नाम से शुरू हो जाता है, और यह नाम है जो पत्र लिखता है उसका नाम। उसके बाद पता के बाद आप देखेंगे एक लाइन छोड़ी जाएगी और उसके बाद दिनांक लिखा जाएगा। दिनांक के बाद फिर से एक लाइन छोड़ी जाएगी और उसके बाद सेवा में पद और पता लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको यह पता होना ज़रूरी है कि ये जो पद है वह कहीं कहीं किताबों में नाम से भी बताया गया है। यानी अगर यह पत्र किसी इंजीनियर को आप लिख रहे हैं तो वहाँ अभियंता आ जाएगा या मुख्य अभियंता आ जाएगा। अगर आप पंचायत को लिख रहे हैं तो यहाँ सरपंच आ जाएगा। और उसके बाद पता, यानी जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ी जाएगी और विषय दिया जाएगा। विषय के बाद एक लाइन फिर से छोड़ी जाएगी और माननीय महोदय संबोधन किया जाएगा। माननीय महोदय के बाद आप देखिए एक कॉमा डाला गया है और उसके बाद तुरंत पैराग्राफ शुरू हुआ है। चूँकि ये ब्लॉक फॉर्मेट है तो आपको यह पता होना ज़रूरी है कि पूरा लेटर या पूरा पत्र मार्जिन को छूकर लिखना ज़रूरी है। तो आपका जो पहला परिच्छेद है वो मार्जिन को छूकर माननीय महोदय के तुरंत बाद शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ लाइन नहीं छोड़नी है। यहाँ पर पत्र में शुरुआत में आप पत्र के बारे में या पत्र लिखने का जो उद्देश्य है वो कम शब्दों में लिखते हैं। दूसरे पैराग्राफ में जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे कि उसी विषय को विस्तार दिया जाता है। यानी पहले पैराग्राफ के बाद आप एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद दूसरा परिच्छेद शुरू करेंगे। इस दूसरे परिच्छेद में विषय को विस्तार से बताया जाता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि आप जब यह पत्र लिखें वैयक्तिक रूप में या पर्सनल बन के नहीं लिखना है। आपको सार्वजनिक जो परेशानियां हो रही हैं उसकी शिकायत करनी है। यानी आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि मुझे यह परेशानी हो रही है, मेरे माँ को यह परेशानी हो रही है, मेरे भाई को यह परेशानी हो रही है। नहीं,
आप अपना भी लिख सकते हैं, साथ ही जो सार्वजनिक रूप में बाकियों को जो परेशानी हो रही है आपके गांव में या फिर आपके इलाके में, जो भी परेशानी इस विषय के कारण हो रही है वो यहाँ पर आनी ज़रूरी है। उसके बाद आप देखेंगे प्रारूप में फिर से आप एक लाइन छोड़ते हैं और उसके बाद अंतिम परिच्छेद शुरू करते हैं। यहाँ पर जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि अब से पहले आपने अपनी पूरी जो परेशानी है वो बताई है कि हमें ये परेशानी है, हमारे इलाके में वो परेशानी है। यहाँ आकर आपको एक सजेशन भी देना है, आपके अनुसार इसको या इस परेशानी को किस प्रकार हल किया जा सकता है, वो सजेशन आएगा और आप अंत में ये कहेंगे कि आशा है कि जो भी परेशानी है वो दूर की जाएगी। जब हम आगे की स्लाइड में पूरा पत्र देखेंगे तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आप उसको समझेंगे। अंतिम परिच्छेद के बाद यानी अंतिम पैराग्राफ के बाद आप तुरंत धन्यवाद लिखते हैं। यहाँ पर एक बात नोट कीजिए, माननीय महोदय के बाद लाइन नहीं छोड़ी जाती और अंतिम पैराग्राफ या अंतिम परिच्छेद के बाद लाइन नहीं छोड़ी जाती है। धन्यवाद लिखा जाता है, पूर्ण विराम डाला जाता है, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है आपको और उसके बाद लिखना है भवदीय, फिर हस्ताक्षर, ब्रैकेट में हस्ताक्षर करना है। खुद हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है, केवल ब्रैकेट में आपको हस्ताक्षर शब्द लिखना है और अंत में पूरा नाम। अभी ये पूरा नाम वही होगा जो पत्र में शुरुआत में है। तो एक तरीका है याद रखने का, शुरुआती नाम और अंतिम नाम एक होता है। पत्र लेखन की जो शुरुआत में नाम रहता है और अंत में जो नाम रहता है वो सेम रहता है। यहाँ पर आप मुख्य अभियंता नहीं लिखेंगे, यहाँ पर नाम आएगा आपका, अपना नाम आएगा। तो ये पूरा प्रारूप आपके सामने है। अभी हम इस प्रारूप के डिटेल में जाएंगे, विस्तार से इसको समझेंगे। उसको समझने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि प्रश्न पत्रिका में प्रश्न किस प्रकार आता है। प्रश्न कुछ इस प्रकार आता है, तेजस तन्वी देसाई, शांति नगर, पणजी डैश गोवा से मुख्य अभियंता, विद्युत भवन, पणजी डैश गोवा को बार बार बिजली जाने के कारण निर्माण होने वाली समस्याओं की शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। यहाँ पर आप देखिए कि प्रश्न में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। स्लाइड की ओर आप ज़रा देख लीजिए। शुरुआत में हम नाम लिखते हैं, वो आपको अपना नाम नहीं लिखना है। यहीं देखिए आपको पूरा नाम मिल जाता है। आप तो तेजस देसाई लिख लीजिए या फिर आप लिख लीजिए तन्वी देसाई, दोनों नामों को नहीं लिखना, एक ही नाम लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ कॉमा भी आपको रेडीमेड मिल गया है, तो उसको देखकर नाम के बाद कॉमा डालो और दूसरा जो भाग है यानी शांति नगर, यहाँ पर आ जाइए। उसके बाद यहाँ पर भी आपको कॉमा मिल गया है, उसको डाल दीजिए और उसके बाद पते का जो तीसरा भाग है वो है पणजी डैश गोवा, ये आपको लिखना है। उसके बाद डालना है पूर्ण विराम या फुल स्टॉप। इसके बाद जो है हमारे फॉर्मेट में हम दिनांक लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। तारीख भी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है जिस दिन आपका पेपर है उस दिन की तारीख। मान लीजिए आप भूल गए तो पेपर ज़रा आप टर्न कीजिए और शुरुआत में देखिए कौन सी तारीख लिखी है। तो यहाँ पर आप पते के बाद तारीख लिखेंगे या दिनांक लिखेंगे। दिनांक लिखते समय हो सके तो देवनागरी में लिखने की कोशिश करो, नहीं अगर आपको आ रहा है या आपको लगता है कि आप गलती करेंगे तो उस समय आप रोमन में लिख सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद आप लिखेंगे पता, यानी जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका पता लिखेंगे। ये भी आपके विषय में आपको मिल जाता है, तो वो भी यहाँ देखिए, मुख्य अभियंता कॉमा है, उसके बाद विद्युत भवन दिया है, फिर दूसरी लाइन में आप आ जाएंगे और वो है पणजी गोवा। तो यहाँ तक आपका फॉर्मेट पूरा आपको प्रश्न में ही मिल गया है। पते के बाद यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति के पते के बाद आप लिखते हैं विषय। विषय के लिए भी आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो भी यहीं मिल जाता है, लेकिन उसको ठीक से देखकर लिखना ज़रूरी है। तो विषय आप यहाँ देखिए, यहाँ पर दिया है बार बार बिजली जाने के कारण निर्माण होने वाली समस्याओं की शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। तो विषय को लिखना बहुत आसान है। आप यहाँ से शब्द उतारो, बार बार बिजली जाने के कारण निर्माण होने वाली समस्याओं
के संबंध में। इतना ओके। सबसे पहले हम विषय को ध्यान में रखते हुए पत्र किस प्रकार लिखा जाता है वो देखेंगे। सबसे पहले आएगा नाम यानी तन्वी देसाई, फिर उसके बाद आएगा शांतिनगर और उसके बाद पणजी गोवा। फिर आप देखेंगे यहाँ एक लाइन छोड़ी गई है और लाइन छोड़ने के बाद दिनांक लिखा गया है। दिनांक लिखते समय आप देखिए मैंने तारीख स्लैश महीना स्लैश और साल लिखा है। आप चाहें तो नाम पूरा लिख सकते हैं, जैसे 28 आपने लिखा नंबर में और उसके बाद आपने लिखा सितंबर 2020 2020 ऐसे आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ते हैं और छोड़ने के बाद आपको लिखना होगा सेवा में कॉमा, उसके बाद मुख्य अभियंता। मुख्य अभियंता के बाद आप लिखेंगे विद्युत भवन और विद्युत भवन कहाँ है वो हमें विषय में बताया है और वो है पणजी गोवा। फुल स्टॉप डालेंगे और उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। प्रारूप में आपको मैंने बताया है कि आपको एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर, तो उसी के अनुसार यहाँ पर एक लाइन छोड़ेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे विषय। यहाँ पर मैंने विषय लिख लिया है। मैंने डिस्कस किया था कुछ समय पहले विषय से ही किस प्रकार आपको विषय निकालना है या प्रश्न से ही आपको किस प्रकार विषय निकालना है ये बताया था। तो उसी विषय को मैंने यहाँ लिखा है बार बार बिजली जाने के कारण निर्माण होने वाली समस्याओं के संबंध में। हाँ, तो आप देखिए कोई भी विषय हो, चूँकि ये शिकायती पत्र है तो आप विषय का फॉर्मेट भी कुछ इसी प्रकार रख सकते हैं। मान लीजिए इस विषय की जगह कोई और विषय होता है, जैसे रास्तों पर पड़े गड्ढों के शिकायत करते हुए पत्र लिखना आपको अगर है तो आप यहाँ क्या करेंगे, पूरी लाइन वैसे रखेंगे, अंत में के संबंध में लिखेंगे। यानी आप लिखेंगे इलाके में रास्ते की दुर्दशा के संबंध में या जल वितरण के संदर्भ में या फिर जो भी विषय है उसके अंत में आप डाल दीजिए के संबंध में। इसका अर्थ होता है रिगार्डिंग दिस, इसके संबंध में, ठीक है। और उसको आपको अंडरलाइन करना ज़रूरी है ताकि फोकस पढ़ते समय पढ़ने वाले का ध्यान उस विषय की ओर जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब विषय के ऊपर ध्यान जाएगा तब व्यक्ति पूरा पत्र पढ़ने के लिए जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले विषय आप ठीक से लिख लीजिए, उसको क्लियरली लिखना ज़रूरी है और उसको आप अंडरलाइन कीजिए। ये अंडरलाइन करते समय आप पेन से करो, पेंसिल से करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल उसको मार्क करना ज़रूरी है। फिर एक लाइन छोड़कर आप माननीय महोदय लिखते हैं और लिखने के बाद आपको विषय की शुरुआत करनी है या पत्र की शुरुआत यानी पहला परिच्छेद शुरू करना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों परिच्छेद लिखे, एक परिच्छेद लिखा, उसके बाद एक लाइन छोड़ी है, उसके बाद दूसरा परिच्छेद, लाइन छोड़ी है, तीसरा परिच्छेद और उसके बाद आप देखेंगे तुरंत धन्यवाद लिखा गया है, फुल स्टॉप डाला गया है, एक लाइन छोड़ के भवदीय, भवदीय के बाद ब्रैकेट में हस्ताक्षर और अंत में तन्वी देसाई। हाँ, अभी बीच में जो मैटर है उसको मैंने पूरा एक नई स्लाइड पे डाला है ताकि आपको वो ठीक से दिखाई दे। ये केवल उदाहरण के स्वरूप है, आप अपने खुद के पॉइंट लिख सकते हैं, यही लिखना है ऐसी बात नहीं है। केवल ये ध्यान में रखिए कि पहला पैराग्राफ या पहला परिच्छेद परिचयात्मक हो, जिसमें आप अपने परेशानी को बता रहे हैं, उसका परिचय देते हैं और उसके बाद दूसरे परिच्छेद में आप उसको विस्तार से बताते हैं कि आपको क्या क्या परेशानी हो रही है और अंत में जैसे मैंने कहा आपको एक सुझाव देना है, सुझाव यानी सजेशन, और उसके बाद फॉर्मेट के अनुसार आशा करती हूँ कि और जो अंत में लिखना है वो लिखना है। तो मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुना रही हूँ ताकि आपको पत्र लिखते समय क्या डालना ज़रूरी है वो समझ में आ जाए। तो पत्र में पहला परिच्छेद है, हमारे शांतिनगर इलाके में बिजली की समस्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं आपका ध्यान बार बार जाने वाली बिजली की समस्या तथा उससे निर्माण होने वाली परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। दूसरा परिच्छेद, आजकल आए दिन बिजली बार बार कटती है, सभी समस्या से बहुत परेशान हैं। बार बार बिजली जाने के कारण बिजली पर चलने वाली उपकरण नाकाम हो जाते हैं, जिससे घर की औरतों का काम बढ़ जाता है। इस कोरोना महामारी में पहले से ही छात्रों को पढ़ाई में इतनी परेशानी हो रही है और उसमें भी बिजली बार बार जाने के कारण बच्चे अब पढ़ाई से मुंह मोड़ रहे हैं। जिनके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं, वे रात में बिजली चली जाने के कारण नींद खराब होने से परेशान हैं।
इतना ही नहीं, हमारे इलाके में रास्तों पर भी अंधेरा छाया हुआ रहता है, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं। बिना सूचना के बिजली गायब हो जाने से सभी को अत्यधिक परेशानी होती है। यहाँ पर आपका दूसरा परिच्छेद समाप्त हो जाता है। यहाँ पर आप अपने अनुसार पॉइंट्स डाल सकते हैं। अंतिम परिच्छेद में मैंने यहाँ पर डाला है कि आपसे निवेदन है कि आप बिजली कर्मचारियों को उचित कार्यवाही करने के आदेश दें। आशा करती हूँ कि आप हमारे इलाके में होने वाली बिजली की समस्या को जल्द से जल्द दूर करने के लिए उचित कदम उठाएंगे। हाँ, ये पूरे पत्र में जो परिच्छेद लिखे थे उसको यहाँ पर डाला गया है। अभी हम आगे की स्लाइड में देख रहे हैं। कुछ अभ्यास के लिए आपको 3 विषय मैंने दिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। तीनों विषय मैं पढ़ के आपको सुना रही हूँ। सबसे पहला विषय है अमिता अमेय जोशी, खोली मापसा गोवा से मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग मापसा गोवा को गांव के रास्ते की दुर्दशा की शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। हाँ, अभी विषय पढ़ते समय आपके ध्यान में आ गया होगा कि कौन सा नाम हमें डालना है, कौन सा पता है, फिर किसको हम पत्र लिख रहे हैं, विषय क्या है। हाँ, यहाँ पर देखिए विषय क्या होगा। विषय होगा गांव के रास्ते की दुर्दशा की शिकायत के संबंध में, या आप लिख सकते हैं गांव के रास्ते की दुर्दशा के संबंध में। बहुत सीधा सरल ये एक तरीका है विषय लिखने का। अभी दूसरा विषय भी आप देख लीजिए। टोनी या टीना डिसूजा, पाटो पणजी गोवा से नगर में पार्किंग व्यवस्था के बारे में नगराध्यक्ष पणजी नगर पालिका पणजी गोवा को पत्र लिखती है। ये दूसरा विषय है, इस पर भी आप एक पत्र लिख लीजिए। तीसरा विषय देखिए, मानव मानसी नाइक, विद्यानगर मड़गांव गोवा से कचरा समस्या की परेशानी को व्यक्त करते हुए मेयर मड़गांव नगर पालिका मड़गांव गोवा को पत्र लिखती है। तो ये 3 विषय मैंने आपको दिए हैं। इन तीनों विषयों पर आप पत्र लिख कर रखिए और इस पर थोड़ा विचार कीजिए। और आपका ध्यान फिर से मैं बता रही हूँ, प्रश्न को पढ़ने पर जाना चाहिए और उसमें जो छिपी हुई बातें हैं उसको उतार कर आपको पत्र लेखन करना है। मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको पत्र लेखन समझ में आ गया होगा। व्याकरण के अंतर्गत 2 मार्क्स के लिए काल परिवर्तन दिया जाता है। ये काल परिवर्तन मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी और आप इसको सीखेंगे। यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखिए कि जब आप काल परिवर्तन पढ़ते हो तो केवल वो 2 मार्क्स आपको प्राप्त करने हैं इसलिए नहीं, लेकिन आप जब भी बातचीत कर रहे हो आपको पता होना चाहिए आप किस काल में बातचीत कर रहे हो। जिस भाषा में आप बातचीत कर रहे हैं या जिन वाक्यों का आप उपयोग कर रहे हैं वो किस काल में होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जैसे मैंने बताया हम काल परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो काल परिवर्तन के बारे में अधिक जानकारी आगे है। सबसे पहले काल यानी क्या? काल का अर्थ है वह जिससे समय का ज्ञान होता है। ये ना सरल शब्दावली का अर्थ है। वाक्य में ना क्रिया रहती है। हाँ, उदाहरण के लिए मैंने अगर वाक्य कहा राम ने श्याम को मारा, यहाँ पर मारा क्रिया है। या फिर मैंने कहा मैं खाना खा रही हूँ, इस वाक्य में खा रही हूँ ये तीनों शब्द क्रिया है। खा यानी खाना, खाने की क्रिया, हाँ, और है अंत में आ जाएगा। तो क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान होता है उसको काल कहते हैं। कुछ उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर हैं। तीनों उदाहरण मैं आपको पहले पढ़ के सुनाऊंगी और उसके बाद उस पर मैं बात करूंगी। सबसे पहले देखिए, रमेश खाना खा रहा है। दूसरा वाक्य, रमेश ने खाना खाया था। तीसरा वाक्य है रमेश खाना खाएगा। अभी आप देखिए, ये जो पहला वाक्य है रमेश खाना खा रहा है, कब खा रहा है? अभी खा रहा है। यानी शायद मैं यहाँ हूँ और वो मेरे सामने खाना खा रहा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि खा रहा है। इसका मतलब है ये प्रेजेंट में या फिर वर्तमान में हो रहा काम है, यानी रमेश अभी खाना खा रहा है। दूसरा देखिए, रमेश ने खाना खाया था, यानी अभी नहीं खा रहा है वो, उसने कुछ समय पहले कल खाना खाया था, उसकी मैं बात कर रही हूँ। यानी ये खाने की क्रिया अभी नहीं हो रही है, वो हो चुकी है, भूतकाल में या फिर पास्ट में हो चुकी है। तीसरा वाक्य देखिए, रमेश खाना खाएगा, यानी अभी तक उसने नहीं खाया है, वो अभी खाएगा, कुछ समय के बाद खाएगा, भविष्य काल में खाएगा, फ्यूचर में खाएगा।
आगे देखिए, यहाँ पर आपको पता चल गया है कि पहला जो वाक्य है वह वर्तमान काल का है, दूसरा वाक्य है भूतकाल का और तीसरा वाक्य है भविष्य काल का। इसको पहचानना ना बहुत सरल है। वर्तमान काल को पहचानने के लिए आप सीधा ना अंतिम शब्द को देखिए, वो है। अगर मैं वाक्य ऐसे कहूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, तो यहाँ पर मैं है का इस्तेमाल नहीं कर सकती, उस समय हूँ आ जाएगा। अगर मैंने है का इस्तेमाल किया तो वो थोड़ा अजीब लगेगा, वो ऐसे होगा मैं खाना खा रहा है, थोड़ा अजीब लगता है। इसलिए आप देखिए, जब पुरुषवाचक वाक्य होता है उस समय हूँ आना ज़रूरी है। तो वर्तमान काल को पहचानना बहुत सरल है, वो है शब्द से और हूँ शब्द से। दूसरा भूतकाल को भी पहचानना बहुत सरल है। यहाँ पर आप देखिए, जो था शब्द है वो भूतकाल को दर्शाता है। था इसलिए आया है क्योंकि रमेश एक पुरुष है। अगर वो स्त्री होता, हाँ, या फिर रमेश की जगह अगर मैंने कहा होता मीना, तो मीना ने खाना खाया था। अभी यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो था शब्द है वो रमेश के आधार पर नहीं है, वो है खाने के आधार पर। हाँ, तो इस वजह से ये था आया है। था की जगह थे आ सकता है, थी आ सकता है। उसके बाद हम अंतिम काल को देखेंगे और वो है भविष्य काल। भविष्य काल को भी पहचानना बहुत आसान है। यहाँ पर आप देखिए, जो गा अंत में आया है ना, उसको देखकर समझ में आ जाएगा आपको कि ये भविष्य काल का उदाहरण है। खाएगा, खाएगी या खाएंगे, गा, गे और गी, ये तीन शब्द आपको बताएंगे कि ये वाक्य भविष्य काल में है। फिर यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एक चार्ट बनाया है जिससे आंखों के सामने पूरी जो संकल्पना या कॉन्सेप्ट है वो हो। सबसे पहले देखें काल के भेद। हमने देखे काल के 3 भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान काल में बहुत सारे भेद हैं। हम या हमारे सिलेबस में हम केवल 3 उसके प्रकार पढ़ते हैं, और वो है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा है अपूर्ण वर्तमान काल। उसी प्रकार भूतकाल में भी 3 प्रकार हैं। एक है सामान्य भूतकाल, दूसरा है पूर्ण भूतकाल और तीसरा है अपूर्ण भूतकाल। लेकिन जब हम भविष्य काल की ओर आते हैं तो हमारे सिलेबस में केवल एक प्रकार है और वो है सामान्य भविष्य काल का। तो इसके आगे हम एक एक प्रकार को लेंगे और उसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे वर्तमान काल की ओर। तो आपने देखा वर्तमान काल के 3 प्रकार हैं, सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण। प्रत्येक के मैंने 3-3 उदाहरण दिए हैं और ये उदाहरण हर प्रकार में वैसे ही रखे हैं, केवल काल के अनुसार उसमें बदलाव किया गया है ताकि आपको फ़र्क समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं जा रही हूँ सामान्य वर्तमान काल की ओर। मैं तीनों वाक्यों को पढ़ूंगी, आपका ध्यान लाल रंग के अक्षरों पर होना ज़रूरी है। सबसे पहला वाक्य देखिए, हेमंत चित्र बनाता है। दूसरा वाक्य, मोमबत्ती जलती है। और तीसरा वाक्य है, बच्चे खेल खेलते हैं। यहाँ पर आपको यह नहीं पता चलता है कि हेमंत के द्वारा चित्र बनाने की क्रिया पूरी हो चुकी है या हो रही है, क्योंकि ये क्रिया का सामान्य रूप है। दूसरा देखो बताया, मोमबत्ती जलती है, अभी वो जल के ख़त्म हो गई या फिर अभी जल रही है, उसकी बात या ये हम नहीं जान पाते हैं। तो यहाँ पर भी क्रिया का सामान्य रूप हम देखते हैं। फिर तीसरा देखिए, बच्चे खेल खेलते हैं, अभी खेल रहे हैं, अभी खेल रहे हैं या फिर उनका खेल का हो चुका है, वर्तमान में हो चुका है, ये हम नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पर भी क्रिया का वर्तमान सामान्य रूप हमें दिखाई देता है। इसको पहचानना बहुत आसान है, या फिर सामान्य वर्तमान काल में वाक्य को बनाना बहुत ही आसान है। हाँ, और वो एक छोटा सा मैं एक तरीका आपको बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए, ता है, ती है और ते है। तो है से पहले जो क्रिया आती है उसको ना ता जोड़ के देखो। अभी आर्टिफिशियली उसको नहीं जोड़ना है, उसको वाक्य में पढ़ के देखो, बोल के देखो, क्योंकि भाषा हम सुन के सीखते हैं, पढ़ के सीखते हैं। हाँ, तो उसको पढ़ के देखो और देखो कि क्या वो ठीक सुनाई दे रहा है। तो हेमंत चित्र बनाता है, मोमबत्ती जलती है और बच्चे खेलते हैं। ये पुरुषवाचक है, स्त्री, ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और ये बहुवचन है। हाँ, अभी मैं आगे पूर्ण वर्तमान काल की ओर जाऊंगी और उसके बाद हम उसको कंपेयर करेंगे, हम तुलना करके देखेंगे कि दोनों में क्या समानता है, क्या फ़र्क है। क्योंकि जब हम उस समानता को और उस फ़र्क को जानेंगे तब काल परिवर्तन करना आसान हो जाएगा।
तो अगली स्लाइड में आप देखेंगे पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण, वही उदाहरण है, केवल काल के अनुसार उसमें परिवर्तन किया गया है। तो सबसे पहले देखिए, हेमंत ने चित्र बनाए हैं, आपका ध्यान यहाँ पर होना ज़रूरी है। मोमबत्ती जली है और बच्चे खेले हैं। तीनों वाक्यों को पढ़ के ये पता चल जाता है कि हेमंत के द्वारा चित्र बनाने की क्रिया पूरी हो चुकी है, अभी अभी हुई है। मोमबत्ती जली है, उसका जल के हो गया है, और बच्चे खेले हैं, खेले हैं, यानी क्रिया हो चुकी है। यहाँ पर चित्र बनाने की क्रिया हो चुकी है, यहाँ पर मोमबत्ती जलने की क्रिया हो चुकी है, और तीसरे वाक्य में बच्चों के द्वारा खेले जाने की क्रिया पूर्ण हो चुकी है। इसलिए ये वाक्य पूर्ण वर्तमान काल के हैं। अभी मैं थोड़ा आपको तुलना करके दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर वाक्य कब हुआ था नहीं समझ में आ रहा था, यहाँ हमने ता है, ती है, ते है का आधार लिया था, और आप पूर्ण वर्तमान काल में या है, ली है और ले है का आधार लेते हैं। इसको भी याद रखना बहुत आसान है। पूर्ण वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उसमें ना या आ, ई, ए इनका इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये आकारात्मक वाक्य है इसलिए या बना है, यहाँ पर ये ईकारात्मक वाक्य है इसलिए वो जला से जली बन गया है, और यहाँ पर ये एकारात्मक वाक्य इसलिए खेल से खेले बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं वर्तमान काल के ही तीसरे भाग की ओर जा रही हूँ, जो बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल जो तीसरा प्रकार है, उसके तीनों वाक्य आंखों के सामने आपको दिखाई देंगे। हेमंत चित्र बना रहा है, मोमबत्ती जल रही है और बच्चे खेल रहे हैं। यानी अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरे सामने मान लो हेमंत है, और मैं दूसरे कमरे में किसी को बता रही हूँ कि हेमंत चित्र बना रहा है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि अभी वो बना रहा है, वो काम हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है। उसी प्रकार मोमबत्ती जल रही है और बच्चे खेल रहे हैं, यानी वो क्रिया या जो काम है वो अभी चल रहा है, वो पूरा नहीं हुआ है। इसको भी याद रखना, या अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य को बदलना बहुत आसान है, और वो है केवल रहा है, रहे हैं और रहे थे का इस्तेमाल करके। यानी जब आप अपूर्ण में वाक्य को बदलते हैं तो देखिए, रहा शब्द का, रही शब्द का और रहे शब्द का इस्तेमाल हो। रहा आएगा पुल्लिंग के लिए, रही आएगा स्त्रीलिंग के लिए, और रहे शब्द आ जाएगा बहुवचन के लिए। तो सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, तो ये तीनों प्रकार आपको समझाकर मैं आगे बढ़ रही हूँ भूतकाल की ओर। तो हम आगे बढ़ेंगे भूतकाल की ओर। तो भूतकाल में भी देखिए, जैसे मैंने बताया, वर्तमान काल में कहा था कि उसमें सामान्य वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है और अपूर्ण वर्तमान काल है। तो उसी प्रकार भूतकाल में भी 3 प्रकार हैं। हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे सामान्य भूतकाल स्क्रीन पर है, और 3 वाक्य वही वाक्य हैं, केवल काल के अनुसार उसमें बदलाव किया गया है। यहाँ पर वाक्य मैं पढ़ के सुना रही हूँ। हेमंत ने चित्र बनाया, यहाँ देखिए, मोमबत्ती जली, बच्चे खेले। यहाँ पर आप सोचेंगे कि अरे ये तो भूतकाल का वाक्य है, तो अंत में था, थी, थे क्यों नहीं आया? यही इस सामान्य भूतकाल की खासियत है। सामान्य भूतकाल में था, थी, थे नहीं आता है। हाँ, उसमें केवल एक क्रिया आती है, और इस वजह से अंत देखिए, हेमंत ने चित्र बनाया, यानी भूतकाल में बनाया। मोमबत्ती जली, बच्चे खेले, कब खेले, वो क्या खेल के हो गया या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए यह सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अभी आगे देखिए पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल का में भी आप ज़रा यहाँ पर ज़रा आप देख लीजिए, हेमंत ने चित्र बनाया था, मोमबत्ती जली थी और बच्चे खेले थे। थोड़ा आपने एक चीज़ गौर की होगी कि अगर मैंने ये था निकाल दिया, ये थे निकाल दिया और ये थी निकाल दिया, तीनों जो अंतिम शब्द हैं उनको निकाल दिया, तो वाक्य बन जाता है सामान्य भूतकाल। लेकिन उस सामान्य भूतकाल के वाक्य को अगर मुझे पूर्ण बनाना है तो मैं था, थी और थे जोड़ देती हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए, सामान्य भूतकाल में वाक्य था हेमंत ने चित्र बनाया, पूर्ण भूतकाल में बन गया हेमंत ने चित्र बनाया था।
सामान्य भूतकाल का वाक्य था मोमबत्ती जली, तो पूर्ण भूतकाल में बन गया मोमबत्ती जली थी। सामान्य भूतकाल में वाक्य था बच्चे खेल खेले, और पूर्ण भूतकाल में वही वाक्य बन जाता है बच्चे खेल खेले थे। तीसरा प्रकार देखिए, तीसरा प्रकार बहुत सरल है। जिस प्रकार हमने अपूर्ण वर्तमान काल को देखा था, कुछ उसी प्रकार अपूर्ण भूतकाल के लिए भी वही लागू हो जाता है। रहा शब्द सेम है, रहा शब्द कॉमन है। यहाँ देखिए, हेमंत चित्र बना रहा था, यानी उसका बना के हुआ नहीं। हाँ, एक मैं उदाहरण दे रही हूँ। मान लीजिए मैं फ़ोन पर किसी से बात कर रही हूँ और कोई मुझे पूछ रहा है कि जब तुम हेमंत के घर पे गई थी ना, तो हेमंत क्या कर रहा था? तो मैं उसको बता रही हूँ, हाँ, उस समय ना हेमंत चित्र बना रहा था। यानी ये वाक्य पास्ट का है, भूतकाल का है, लेकिन सुनने वाले को ये भी पता चला कि उस समय हेमंत चित्र बना रहा था, उसका बना के नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसलिए वो अपूर्ण भूतकाल का वाक्य है। इसी प्रकार आप दूसरे वाक्य को देखिए, मोमबत्ती जल रही थी, बच्चे खेल रहे थे। यानी तीनों वाक्य अपूर्ण हैं, क्रिया पूरी नहीं हुई है। नहीं हेमंत के द्वारा चित्र बनाने की क्रिया पूरी हुई है, नहीं मोमबत्ती जलने की क्रिया पूरी हुई है, और न ही बच्चे का खेल खेलने की क्रिया पूरी हुई है। यानी ये तीनों वाक्य अपूर्ण भूतकाल में हैं। इसके बाद हम सबसे सरल, सबसे आसान जो बात है वो है भविष्यकाल की। तो भविष्यकाल की ओर हम बढ़ेंगे। तो आपने देखा, हमने सामान्य वर्तमान काल कर दिया, पूर्ण वर्तमान काल भी जान लिया है, अपूर्ण जान लिया है, सामान्य भूतकाल जान लिया है, पूर्ण भूतकाल जान लिया है, और अपूर्ण भूतकाल भी जान लिया है। अभी अंतिम बचता है वो है सामान्य भविष्यकाल। तो यहाँ देखिए, बहुत ही आसान है। हेमंत चित्र बनाएगा, मोमबत्ती जलेगी, बच्चे खेलेंगे। याद करने के लिए आप देखिए, यहाँ गा, गी और गे, इन शब्दों से पता चल जाता है कि ये वाक्य भविष्यकाल के हैं और क्रिया यहाँ सामान्य रूप में है। ठीक है, तो तीनों काल और उसके उपभाग जो है हमने पूरे किए हैं। तो आगे आप यहाँ देखिए, मेरे सामने एक चार्ट है, इसको मैंने तैयार किया है काल को ध्यान में रखते हुए, और इसको आप ना याददाश्त को रखने के लिए या फिर याद रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते। बहुत आसान है। यहाँ देखिए, काल लिखा है, यहाँ पर तीनों काल डाले हैं, फिर काल के तीनों रूप सामान्य, पूर्ण और अपूर्ण का उल्लेख किया है। वर्तमान काल के जो क्रिया रूप हैं वो डाले हैं और हूँ। यहाँ देखिए, बीच वाला जो है पर बिंदी है, ये बहुवचन में इस्तेमाल होता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, है पर बिंदी आ जाएगी। या फिर जब आदर सूचक हम बातचीत करते हैं तब भी है पर बिंदी आ जाती है। उदाहरण के लिए, पिताजी खाना खा रहे हैं, है पर बिंदी आ जाएगी। फिर भूतकाल था, थी और थे, और भविष्यकाल के लिए गा, गी और गे। शुरुआत में आपको याद होगा, सामान्य में हमने क्रिया को सामान्य रूप दिया था, तो वो ता है, ती है, ते है बन जाता है। फिर यहाँ पूर्ण में या है, ये है और ये है। अपूर्ण में रहा है, रही है, रहे हैं। हाँ, अभी यहाँ पर अंत में मैंने एक वाक्य डाला है, उसको मैं प्रत्येक काल में बदल कर कहूँगी। आप भी अपने मन में इस वाक्य को बदल के रखिए और देखिए कि क्या आपने उसको सही तरह से बनाया है या नहीं। तो यहाँ वाक्य है, दारोगा को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। सबसे पहले ना हम पहचानेंगे इस वाक्य को। वाक्य है, दारोगा को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। यहाँ पर आपने ये रहा है, रही है, रहे हैं शब्दों को याद किया होगा, तो जान लिया है कि यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का है। तो इस वाक्य को अगर मैं सामान्य वर्तमान काल में बदलूँ तो वो बन जाएगा, दारोगा को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। पूर्ण रूप देखिए, दारोगा ने गाड़ियों की आवाज़ सुनी। यहाँ पर आप देखिए, जब संज्ञा का इस्तेमाल हुआ है, किसी व्यक्ति का नाम आया है, तब उसके बाद ने का उपयोग हुआ है। तो आप याद रखिए, जब पूर्ण वर्तमान काल में आप वाक्य बदलते हैं तो बहुत बार ने का उल्लेख होता है वाक्य के बीच में। अपूर्ण का तो ये उदाहरण है, फिर भी मैं उसको बता रही हूँ। दारोगा को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही है। फिर भूतकाल में भी मैं इस वाक्य को बदल के बताऊंगी। दारोगा को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी, ये है सामान्य भूतकाल। उसी को अगर मुझे पूर्ण बनाना है तो वाक्य में मैं अंत में था या थी या थे डालूंगी।
तो दारोगा को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दी थी, और अपूर्ण बन जाएगा दारोगा को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। देखा, बहुत आसान है। और अंत वाला जो है वो आपने शुरुआत में ही बना दिया होगा, और वो है दारोगा को गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी। तो इस प्रकार काल परिवर्तन देखिए बहुत आसान है, और वो जो 2 मार्क्स है, 2 अंक है ना, उसको लेना बहुत आसान है। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होती भी है। ठीक है, तो अभी हम प्रश्न का स्वरूप देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दी गई सूचनाओं के अनुसार किन्हीं 2 वाक्यों के काल परिवर्तन कीजिए। ऐसे प्रश्न पत्रिका में डाला जाता है या पूछा जाता है। आपको 3 वाक्य दिए जाते हैं। प्रत्येक वाक्य के अंत में देखिए यहाँ पर सूचना दी जाती है कोष्ठक में कि आपको इस काल में या काल के इस प्रकार में आपको परिवर्तन करना है। फिर यहाँ पर भी देखिए तीनों वाक्य में आप देखेंगे अंत में सूचना दी है। आपको तीनों में से 2 लिखने होते हैं और आपको 1 + 1 यानी 2 मार्क्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर वाक्य देखिए है, पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। आपको बनाना है पूर्ण वर्तमान काल, और आपको याद होगा पूर्ण वर्तमान काल में बदलना अगर है तो वाक्य अंत होगा या है से। हाँ, तो मैं वाक्य को बना रही हूँ। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह हुए हैं। यहाँ पर ए आ गया है। फिर सामान्य भविष्यकाल में आपको दूसरा वाक्य बदलना है, गजाधर बाबू को अचानक गणेशी की याद आई, और इसको आप जब भविष्यकाल में सामान्य भविष्यकाल में बदलेंगे तो वाक्य बनेगा गजाधर बाबू को अचानक गणेशी की याद आएगी। अंतिम वाक्य, बड़ी सावधानी से चिट्ठियाँ उल्टी पलटी जा रही हैं। इस वाक्य को अपूर्ण भूतकाल में बदलना है, यानी रहा था का इस्तेमाल होना है। तो वाक्य बनेगा बड़ी सावधानी से चिट्ठियाँ उल्टी पलटी जा रही थी पर डॉट आएगा क्योंकि एक चिट्ठी नहीं है, एक से ज़्यादा चिट्ठियाँ हैं। और अभ्यास के लिए मैंने आप कुछ वाक्य बनाए हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। मैं एक वाक्य पढ़ रही हूँ। रामू की बहू बेचारी गुमसुम बैठी। इस वाक्य को आपको सामान्य भविष्यकाल में बदलना है। दूसरा, सभी को विश्वास हुआ, यह वाक्य आपको बदलना है सामान्य वर्तमान काल में। आपने पत्र लिखने में मेरी बहुत मदद की। इस वाक्य को आपको पूर्ण भूतकाल में बदलना है। अगला वाक्य है, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। यह वाक्य आपको पूर्ण वर्तमान काल में बदलना है। फिर अगला वाक्य है, लोहिया की याद आते ही मेरा मन भारी हो जाता है। इस वाक्य को आप सामान्य भूतकाल में बदलेंगे। अंतिम वाक्य है, वे बारीक चीज़ भी देख लेते हैं। इस वाक्य को आपको अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तित करना है। तो आप इन सभी वाक्यों पर काम कीजिए, उस पर थोड़ा विचार कीजिए, और मैं ये मान के चलती हूँ कि आपको काल परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब हम व्याकरण में कारक को पढ़ेंगे, और कारक के बारे में पहले हम जानेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्रिका में कारक पर किस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी ओर जाएंगे। सबसे पहले देखिए कारक क्या है, कारक कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। तो यहाँ देखिए कारक का मैंने अर्थ आपको पढ़ने के लिए रखा है, और वो है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम ये 2 शब्द हैं। संज्ञा यानी नाम, जिसको अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। यह संज्ञा व्यक्तिवाचक हो सकती है, जातिवाचक हो सकती है, द्रव्यवाचक हो सकती है, समूहवाचक हो सकती है। उदाहरण के लिए अगर मैंने कहा रमेश, तो रमेश बन जाएगा व्यक्तिवाचक। भारत कहा तो बन जाएगा व्यक्तिवाचक। यानी अगर मैंने कहा देश, पेड़, घर, तो ये बन जाएगा जातिवाचक, क्योंकि देश तो बहुत सारे हैं। लेकिन अगर मैंने कहा भारत तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसको जानना पहचानना बहुत आसान है। अक्सर न संज्ञा या सर्वनाम के तुरंत बाद जो विभक्ति लगती है वह कारक है। ये पहचानने का तरीका है। आगे की स्लाइड में आप एक चार्ट देखेंगे जिससे आप कारक को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप
8 नंबर देखेंगे, इसका मतलब ये है कि कुल मिलाकर 8 कारक हैं, उनके नाम यहाँ मैंने डाले हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। यहाँ पर विभक्ति चिन्ह या जिसे परसर्ग भी कहा जाता है वो दिया है। और देखिए कर्ता की विभक्ति है ने, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के, रा री रे, ना नी ने, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। ये यहाँ जो आप देखेंगे ये सब कारक हैं। आपको प्रश्न जब पूछा जाता है तब ब्रैकेट में जो दिया जाता है वो होता है संज्ञा या सर्वनाम। आपको उसके बाद जोड़नी पड़ती है एक विभक्ति यानी कारक। यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर ना 2 शब्द आपको एक समान दिखेंगे, यहाँ पर भी से है, यहाँ पर भी से है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। करण वाला जो से है वो है द्वारा या विथ, हाँ, और अपादान वाला जो से है वो है अलग होना या फ्रॉम। उसका उदाहरण भी मैंने बगल में दिया है। लेकिन शुरुआत में हम कर्ता के कारक या विभक्ति चिन्ह को जानेंगे। उसके लिए मैंने एक वाक्य यहाँ डाला है और वो है विश्वेश ने कहानी सुनाई। यहाँ देखिए विश्वेश नाम है, व्यक्तिवाचक नाम है, और उसके ठीक बगल में आप देखेंगे ने विभक्ति जोड़ी गई है, यानी ये कर्ता कारक है। उसके बाद कर्म को उदाहरण दिया है, दीपेश ने पौधों को पानी दिया। तीसरा करण से, यहाँ पर से पर आपका ध्यान होना ज़रूरी है। मीनाक्षी ने लकड़ी से मेज़ बनाई, यानी विथ लकड़ी या लकड़ी का उपयोग करके, यानी लकड़ी उसके पास है। संप्रदान के लिए नीरज ने नभा के लिए जलेबी खरीदी। फिर अपादान के लिए भी से का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर वो अलग होने के अर्थ में है। पेड़ से पत्ते गिरे, यानी पेड़ है और पत्ता उससे गिर गया, उसके पास नहीं है। फिर संबंध के का मैंने एक उदाहरण डाला है, लेकिन मैं ये 2 जो आप देखेंगे रा री रे और ना नी ने, इसके भी आधार पर उदाहरण बताऊंगी। सबसे पहले का की के में से एक की को मैंने लिया है, उदाहरण लिखा है। यह पुस्तक विक्रम की है। यहाँ पर विक्रम की जगह मैंने अगर लिखा विमला तो वाक्य बनेगा यह विमला की पुस्तक है। हाँ, बहुवचन है, यह विमला की पुस्तकें हैं। तो अगेन देखिए तीनों बार चूंकि ये पुस्तक की बात हो रही है तो यह स्त्रीलिंग में की का इस्तेमाल हुआ है। रा का इस्तेमाल तब होता है जब मैं का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे यह मेरा खेल है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरे बच्चे हैं, तो यहाँ पर रा री रे का इस्तेमाल होता है। ना नी ने का इस्तेमाल वहाँ होता है जब हम अपने बात करते हैं, या यह मैं अपनी कहानी सुना रही हूँ, तो उस समय देखिए नी का इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पर वो नी विभक्ति के रूप में इस्तेमाल हुई है। फिर आप देखेंगे अधिकरण में और पर। में का उदाहरण देखिए, कमरे में बहुत सारे लोग हैं, और पर का उदाहरण मेज़ पर फल रखे हैं। अधिकरण जो कारक है वह जगह को बताता है, स्थान को दर्शाता है। में यानी किसी चीज़ के अंदर, और पर यानी उसके ऊपर। में यानी इन और पर यानी ऑन। हाँ, इसलिए कमरे में बहुत सारे लोग हैं, यानी कमरे के अंदर हैं। वो कैसे पता चल जाता है? स्थान में का इस्तेमाल किया। अगर मैंने उस जगह कहा होता कमरे पर बहुत सारे लोग हैं, तो लगता है कि कमरे के ऊपर वो लोग हैं। नहीं, ये गलत वाक्य बन जाएगा। इसलिए में का ही इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि में से ही अर्थ पूर्ण हो जाता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यहाँ पर भी देखिए मेज़ पर फल रखे हैं। इस वाक्य में अगर मैंने पर की जगह में का इस्तेमाल किया तो वाक्य कैसा होगा? मेज़ में फल रखे हैं। हो सकता है मेज़ की दराज में फल रखे हैं, तो अर्थ समझ में आ गया। लेकिन मैंने किसी को बताया ज़रा घर पे जाओ ना, मेरी ना चाबी मैं भूल गई हूँ, वो मेज़ पर है, तो वो बेचारी मेज़ पर ढूंढेगी। जिसको मैंने ढूंढने के लिए कहा वो मेज़ पर ढूंढेगी। हाँ, अगर मैंने कहा मेज़ के अंदर, यानी मेज़ में अंदर है, तो वो अंदर ढूंढेगी। तो अधिकरण कारक के माध्यम से स्थान का अर्थ पता चल जाता है, या स्थान के बारे में हम जानते हैं। और अंतिम जो कारक है वो है संबोधन, हे अरे। यहाँ पर देखिए भले ही यहाँ पर हे के बाद एक्सक्लेमेशन और अरे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, लेकिन जब वाक्य में इसका इस्तेमाल होता है तो
हे के बाद एक नाम आता है, अरे के बाद नाम आता है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। उदाहरण देखिए, अरे प्रियंका ज़रा संभल कर चलो। हाँ, और यहाँ पर एक प्रकार से भावना व्यक्त होती है। अगर मैंने कहा हे भगवान ये क्या हो गया, तो हे के बाद मैंने भगवान कहा है। हाँ, तो ये भी एक नाम है, संज्ञा है, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है। तो कारक पूरे आपके सामने है, इसको आप जान लीजिए। आपको ये यहाँ पर जो है ना, इसको जानना है, इसको याद रखना है। ये नाम याद रखने से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ने कहाँ इस्तेमाल होता है, को कहाँ इस्तेमाल होता है। ने का इस्तेमाल होता है जब कर्ता व्यक्ति क्या कर रहा है वो समझ में आ जाए। यानी विश्वेश ने कहानी सुनाई, किसने सुनाई? विश्वेश ने सुनाई। दीपेश ने पौधों को पानी दिया, दीपेश ने किसको पानी दिया? पौधों को पानी दिया। मीनाक्षी ने लकड़ी से मेज़ बनाई, मीनाक्षी ने किससे मेज़ बनाई? लकड़ी से बनाई। फिर नीरज ने नभा के लिए जलेबी खरीदी, नीरज ने नभा के लिए क्या खरीदा या किसके लिए जलेबी खरीदी? नभा के लिए। फिर पेड़ से क्या गिरे? पेड़ से पत्ते गिरे। तो आपको वाक्य को प्रश्न पूछना चाहिए। फिर यह पुस्तक विक्रम की है या किसकी पुस्तक है? विक्रम की पुस्तक है। फिर कमरे में बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर भी देखिए में और पर, उसी प्रकार आप अरे का भी इस्तेमाल देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने प्रश्न का स्वरूप डाला है जिससे आपको पता चले कि प्रश्न पत्रिका में यह किस प्रकार पूछा जाता है। हाँ, कारक पर जब प्रश्न पत्रिका में प्रश्न पूछा जाता है तो वो कुछ इस प्रकार होता है। यहाँ पर मैंने 2 वाक्य डाले हैं, ऐसे ही 2 वाक्य पूछे जाते हैं, दोनों कंपलसरी हैं। आप प्रश्न को भी पढ़ के देख लीजिए। निम्नलिखित कोष्ठकों में दी गई संज्ञाओं का उचित कारक रूप रिक्त स्थानों में भरकर वाक्यों को फिर से लिखिए। तो आप याद रखिए, ये वाक्य आपको फिर से लिखने हैं। केवल ये जो जगह छोड़ी गई है या जो ब्लैंक है उसी को नहीं लिखना है, पूरा वाक्य लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पूरे अंक चाहिए, पूरा वाक्य भी होना ज़रूरी है और सही भी लिखना ज़रूरी है। वाक्य देखिए, छोटी गोल डैश सुंदर फूलदान रखा है और ब्रैकेट में या कोष्ठक में दिया है मेज़। मेज़ संज्ञा है, तो मेज़ के बाद हमें एक विभक्ति या कारक जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो मैं वाक्य बना के आपको बता रही हूँ। छोटी गोल मेज़ पर सुंदर फूलदान रखा है, यानी छोटी गोल मेज़ पर सुंदर फूलदान रखा है। यहाँ पर कारक इस्तेमाल हुआ, मेज़ पर। तो आप लिखते समय लिखेंगे मेज़ पर, यानी आपके आंसर शीट में आप लिखेंगे छोटी गोल मेज़ पर सुंदर फूलदान रखा है और मेज़ पर को आप अंडरलाइन करेंगे। उसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, पिछले महीने हमने भी डैश शादी की है, ब्रैकेट में दिया है गौरी। तो वाक्य में कारक डालकर वाक्य इस प्रकार बनेगा, पिछले महीने हमने भी गौरी की शादी की है। तो यहाँ कारक का इस्तेमाल करके वाक्य को पूर्ण करके लिखा गया है और यही आपको करना है। अंत में मैंने कुछ अभ्यास के लिए वाक्य डाले हैं, एक एक को हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, डैश तावीज़ के बारे में राजा को समझाया, कोष्ठक में दिया है दरबारी। उसके बाद अगला वाक्य है, माँ ने डैश खाना खिलाया, कोष्ठक में है बच्चा। राम ने रावण को डैश मारा, ब्रैकेट में है बाण। अच्छे डैश पानी पीना ज़रूरी है, कोष्ठक में दिया है स्वास्थ्य। आम के डैश पत्ता गिरा, कोष्ठक में दिया है पेड़। अगले महीने डैश जन्मदिन है, ब्रैकेट में है विमल। छोटी गोल डैश सुंदर फूलदान रखा है, ब्रैकेट में मेज़। तो अंतिम वाक्य हमने जान लिया है। अभी आप बाकी जो वाक्य दिए हैं उन पर काम कीजिए। धन्यवाद। प्रूडेंट स्कॉलर्स पावर्ड बाय लुपिन फार्मास्यूटिकल्स। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में। ल्यूपी सेफ हैंड सैनिटाइजर, आपका और चेन्नई सुपर किंग्स का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस।